नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे खाकी पर बढ़ते जिहादियों के हमले की, पुलिस के प्रति जिहादियों के बढ़ते नफरत की और पुलिस पर बढ़ते हमले को रोकने के लिए कानून को सख्त बनाने की जरूरत की। पुलिस और सैनिकों पर देश के भीतर हमले की खबर हमने पहले भी देखी और सुनी है, लेकिन वो खबरें केवल कश्मीर से होती थी, जहां देश विरोधी शक्तियां पुलिस और सेना को अपना दुश्मन मानते थे और उन पर जब भी मौका मिलता था वो हमला कर देते थे। लेकिन धारा 370 के हटने के बाद से स्थिति जैसे जैसे सामान्य हुई, वैसे वैसे ये घटनाएं भी लगभग खत्म हो गई। कश्मीर में बलिदानी सिपाहियों का जिक्र यदि छोड़ दे तो राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में जहां भी अब्दुल या उसके परिवार की संख्या ज्यादा है, वहां वो किसी ना किसी पर भी हमला करने से चूकते नहीं, चाहे वो पुलिस हो या सामान्य जनता। मुस्लिम बहुल इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में कल रात आदिल की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस पर जिहादियों ने हमला कर दिया। आदिल को गिरफ्तार करने में पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने पुलिस को ऐसे घेर लिया मानो आदिल अपराधी नहीं बल्कि कोई क्रांतिकारी हो। जिहादियों के भीड़ आदिल को पुलिस की चंगुल से छुड़ाने की हर संभव कोशिश में लगी रही। पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए 2 और थानों से फोर्स अलग से बुलवानी पड़ी, तब जाकर आदिल को गिरफ्तार किया जा सका। दिल्ली के लिए ऐसी घटना अब सामान्य होती जा रही है। आरोपी यदि मुस्लिम है तो उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को अतिरिक्त सावधानी और बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह हाल केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी हर जगह देखने में मिल रही है। लखनऊ के अकबरपुर में जब पुलिस अब्दुल के अवैध निर्माण को गिराने के लिए गई तो पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। पिछले साल गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बाजार को हटाने गई पुलिस पर मुस्लिमों की भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें कई जवान घायल भी हो गए। मुंबई में अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ी को जब पुलिस ने टो किया तो गाड़ी मालिक दानिश अली और सलीम शेख ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। 2 वर्ष के दौरान केवल दिल्ली में ही पुलिस पर हमले की 700 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 90% अपराधी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। पिछले 5 वर्षों में जिहादियों के हमले में करीब 30 पुलिसकर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। 2020 में दिल्ली दंगे के दौरान भी दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर, पेट्रोल बम और चाकू से हमले किए थे। इंद्रलोक में सड़क पर नमाज वाली घटना में भी नमाजियों के साथ सख्ती बरतने वाले एसआई मनोज कुमार तोमर को थाने में घुसकर मारने की कोशिश की गई। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुस्लिम बहुल इलाके में अपराध रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती है? क्या खाकी पर हमला सरकार और व्यवस्था पर हमला है? क्या पुलिस, सेना या वर्दीधारी पर हमले को राष्ट्रद्रोह माना जाना चाहिए? क्या मुस्लिम बहुल इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून को और भी सख्त करने की जरूरत है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, कुछ विजुअल्स दिखाता हूं जहां पुलिस पर जिहादियों ने हमले किए और वहां पुलिस को मार खानी पड़ी या अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी, या नहीं तो वो बड़ी संख्या में वो घायल हुए और उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यहां आदिल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी और किस तरीके से वहां महिलाओं ने आदिल को इस तरीके से पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की जैसे मानो वो कोई क्रांतिकारी हो, वो कोई अपराधी नहीं हो। लेकिन ये पुलिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि 2 अलग, हालांकि मोहन गार्डन थाने क्षेत्र का ये मामला है और पुलिस ने वहां पर राजौरी गार्डन और तिलक नगर थाने से अलग से फोर्स बुलवाया और उसके बाद से ये आदिल जो है इसको गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई। ये जो तस्वीर, ये जो भीड़ देख रहे हैं जिहादियों की, ये इंद्रलोक की है। और इंद्रलोक में जो नमाज, सड़क पर नमाज पढ़ने वाली घटना थी, इसमें एसआई मनोज तोमर को किस तरीके से भीड़ मारने की कोशिश में लगा हुआ है, किस तरीके से हमले कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कैसे उन्मादी भीड़ पागल की तरह उस एसआई को पकड़ करके अपने साथ लाने, और अगर भगवान ना करे अगर ऐसा होता तो शायद मनोज तोमर को बचाना मुश्किल होता। लेकिन वहां पर जो कुछ और पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और अपनी बहादुरी और चालाकी से मनोज तोमर को बचा करके वहां से घटनास्थल से ले गए। लेकिन इस बीच उनके साथ
मारपीट भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और गाली गलौज भी उन्हें सुनना पड़ा। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी अलग से हो रही थी। अभी अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा हल्द्वानी उत्तराखंड की यह तस्वीर है, जहां पर जिहादियों ने, जब पुलिस वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी तो जिहादियों ने हमला बोल दिया और वहां पर आगजनी की। और इस यार देखो खाली नोइंदा आके हंगामा करते रहे ना भाई, ये है मसला, खाली अच्छा नहीं लगता ना यार। बिल्कुल, ये दमोह का है, जहां हिंदू और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच एक टेलर की दुकान पे कुछ झड़प हुई थी, जिसे बचाने के लिए जब पुलिस आई तो पुलिस को ही जो अब्दुल समुदाय के जो भीड़ थे, जो टोपी वाले आप देख रहे होंगे यहाँ पर, वो पुलिस की ही लिंचिंग करने में जुट गए। वो अगर पुलिस वहाँ पर मुस्तैद नहीं होती और बाहर से और पुलिस की संख्या वहाँ पर नहीं आती तो दमोह में पुलिस को भी लिंच कर दिया जाता। आप देख रही है भीड़ किस तरीके से पुलिस को लिंच करने की कोशिश की जा रही है वर्दीधारी। और ये तस्वीर जूनागढ़ की है, जैसा कि मैंने बताया, जूनागढ़ में पिछले साल की ये तस्वीर है। जूनागढ़ में एक बाजार को, अवैध बाजार को जब पुलिस वहां से हटाने के लिए गई थी तो किस तरीके से जिहादियों की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया, आगजनी की, और इतनी बड़ी संख्या में आए थे कि चूंकि पुलिस की संख्या शुरू में कम थी तो पुलिस को वहां पर जान बचा करके भागना पड़ा पुलिस को वहां से। और उसके बाद पुलिस ने हालांकि इसे खाली भी करवाया और पुलिस ने अपनी सख्ती दिखा करके इन जिहादियों को उनकी औकात भी दिखाई। और 117 लोगों को, करीब 117 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तो इस तरीके से उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ती जा रही है। और पुलिस हो या आम जनता, जब वो पुलिस पर हमला करने से नहीं चूकते तो आम जनता की क्या हैसियत होगी, क्या औकात रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। ये जूनागढ़ गुजरात की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें देखी आपने, इस तस्वीरों के जरिए इन जिहादियों के उन्माद को भी देखा और इसके पीछे जो इंटेंशन है उस इंटेंशन को भी देखा, और इसके पीछे जो हमारी चिंता है वो चिंता भी आप समझ गए होंगे कि आखिर वर्दीधारी पर हमले करने की हिम्मत ये कहां से जुटाते हैं और क्यों जिन इलाकों में इनकी संख्या ज्यादा है, ये संख्या बल के ज्यादा है, उसी इलाके में इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। आखिर कौन है इन सब के पीछे, करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। रमजान चौधरी और शहर नकवी हैं, एडवोकेट शहर नकवी और रमजान चौधरी दोनों मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं, और मधु मुकुल त्रिपाठी जी अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत मैं रमजान चौधरी जी से करना चाहूंगा। रमजान चौधरी जी, क्या आपको लगता है कि अब उन इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए एक चुनौती है, जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी बढ़ी हुई है? कल रात की जो घटना है, आदिल की गिरफ्तारी के समय जो देखा गया, जिस तरीके से इंद्रलोक में देखा गया, जो जूनागढ़ में हुआ, जो मुंबई में हुआ, और पूरे देश में कहीं ना कहीं से रोज इस तरीके की खबरें आती है कि
पुलिस पर जिहादियों ने हमला कर दिया, कहीं चाकू मार दिया गया। और पिछले 2 साल के आंकड़े हमने दिखाए कि 700 पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं। रमजान चौधरी। देखिए मुकेश जी, जो ये घटनाएं आपने दिखाई या जो हो रही हैं, इनकी मैं मजम्मत करता हूं और बिल्कुल इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और उनको जिन्होंने भी ये कार्य कारित किया है, घटना की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा कि ये घटनाएं एक तरफाई होती हैं। देखो, अभी 8-9 दिन पहले दिल्ली में जो नमाज पढ़ते हुए लोगों के साथ हुई, वो भी एक ऐसी घटना है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए थी। या दूसरी तरह से जहां इक्के दुक्के मुस्लिम समाज पर भी अटैक होते हैं, वो भी गलत हैं। चाहे हमारा देश संविधान से, कानून से चलता है, कोई भी अगर उसके सम्मत काम नहीं करता है तो उनको सजा का प्रावधान है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। और इसलिए चाहे घटना हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे या कोई भी धर्म का आदमी करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। 2 चीज का जिक्र किया रमजान जी आपने कहा कि इक्के दुक्के मुस्लिम पर भी हमले होते हैं। ये इक्के दुक्के 2 समुदायों के बीच में हो रहे हमले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये जो लोग हैं, ये जो बिरादरी है, ये जो अल्पसंख्यक अपने आप को कहते हैं, ये अब पुलिस पर हमला करने लगे हैं, वर्दी वालों पर हमला करने लगे हैं। और इन्हें जरा भी संकोच नहीं होता, जरा भी डर नहीं होता। आम आदमी पे तो हमला करना और ये करना, ये तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन अब पुलिस पर भी ये लोग बेखौफ होकर के हमला कर रहे हैं। ये चिंता वाली बात है। दूसरी बात, आपने इंद्रलोक की घटना का जो जिक्र किया आपने, इंद्रलोक की घटना में जो भी मनोज कुमार तोमर थे, उसने जो भी सख्ती दिखाई नमाजियों के साथ, तो उसके बाद जिस तरीके से जिहादी की भीड़ ने, वो जो नमाजियों की जो भीड़ थी, नमाजियों की भीड़ ने जिस तरीके से हमला किया, क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जो पुलिस वाले ने किया वो भी गलत था। और अगर एक भीड़ ने पुलिस पर हमला किया वो भी गलत है। और एक बात मैं मुकेश जी कहना चाहता हूं, और मुझे ऐतराज भी इस पर, शायद आपको शाब्दिक अर्थों से कोई दिक्कत ऐसी होती होगी। जिहादी जो शब्द है, ये जिहाद का अरबी का शब्द है और इसके मायने निकलते हैं सच्चाई के लिए संघर्ष करना। हाँ। अगर इन खुराफाती लोगों के लिए या गलत काम करने वालों के लिए जिहादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे समझते हैं कि हम इनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, उनके लिए हम ऐसा अच्छा शब्द बोलकर हम नहीं करना चाहते। तो मुझे इस जिहादी लफ्ज़ पर बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो इसको अच्छा ही समझ रहे हैं ना, वो इसको जिहाद समझ के ही कर रहे हैं। देखो, मैं अमृत को जिहाद समझ के ही कर रहे हैं ना। मैं अमृत, सुनो जी, मैं जहर पीने की बात करूं और ये कहता हूं कि भाई मैं तो अमृत पी रहा हूं, अच्छा नहीं लगता ना। फिर जहर को जहरी कहो, हलाहल को हलाहली कहें, खुराफाती को खुराफाती कहें, जिहादी मत कहें ना। जिहादी के तो बहुत, चलिए मैं इस पे बहुत बार हर एक डिबेट में ये शब्द आ जाता है और उस डिबेट पे आप लोग कहते हैं कि उसी शब्द पे हम चर्चा करें, उस पे हम नहीं जाते हैं, हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे। कि हमारी चर्चा जो है आज, जो वर्दीधारी है, जो वर्दी किसकी पहचान है? वर्दी सरकार की पहचान है। वर्दी में अगर कोई एक सिपाही भी होता है तो इसका मतलब कि वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो डीजीपी हो, पुलिस का जितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना भी छोटा अधिकारी हो, अगर वो वर्दी में है तो ये माना जाता है कि वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उस पर अगर आप किसी भी तरीके का हमला करते हैं तो वो सरकार पे हमला माना जाता है। शहर नकवी जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, मुझे लगता है कि ये समझती होंगी इस चीज़ों को। नकवी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जिस तरीके से पुलिस पे, वर्दी पे अटैक करने की घटना जो है भीड़ के द्वारा बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि हमारा जो कानून है वो कानून और सख्त करने की ज़रूरत है और वर्दी पे अटैक करने वाले लोगों को देशद्रोही, राजद्रोही माना जाए और उस हिसाब से कार्रवाई की जाए? देखिए, सरकारी काम में बाधा डालना तो वैसे भी क्राइम है। और कोई भी सरकारी ऑफिसर है, वो आपको अरेस्ट करने गया हो तो भी उसका वो वर्क है, ऑन ड्यूटी है। ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर से हमला करने की मैं निंदा करती हूँ। ये एक रेड सिग्नल है सारी पब्लिक के लिए कि अगर ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर पे हमला होता है, जो आम पब्लिक है, इनका क्या हश्र होगा, इनका अंजाम कैसा होगा। तो ये सबसे बड़ा तो क्राइम तो यही पहले से आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। आप अगर आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट निकला हुआ है तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, स्टे लेने के लिए जा सकते थे। अगर आपके पास स्टे नहीं है तो आपका पहले फर्ज बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सरेंडर कर दें। और आप फिर भी सरेंडर नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आपने जो सही किया तो आप ये कानून तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं। कानून तोड़ना, देखिए, अगर आप सही हैं तो आप कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाएंगे।
ये गलत, ये जो मारपीट होना पुलिस वालों के साथ, कांस्टेबल के साथ, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और देखने में भी सबको ये लगेगा कि हम सेफ नहीं हैं, क्योंकि हमारे पुलिस ऑफिसर सेफ नहीं है, हमारी एजेंसी सेफ नहीं है, तो हम कहाँ से सेफ है? हम बताओ भाई, आम पब्लिक में एडवोकेट हूँ तो भी मैं अपने आप को सेफ नहीं समझूंगी। हाँ, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी कोई पड़ती है, तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब कोई सामने से आके पुलिस वाले पे अटैक कर दे तो मैं समझूंगी भाई मुझे क्या सेफ करेगा, ये तो अपने आप को नहीं सेफ कर पा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे तो इश्यू क्रिएट हो रहा है, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम बिल्कुल, बहुत ही तो सब एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या है और बिल्कुल इसको एड्रेस ऑन ड्यूटी। देखिए, आज कोई भी ऑफिसर गया है ऑन ड्यूटी, कोई कल इसको जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगा। सबके फैमिली होती है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। सब ये कहेंगे कि भाई ड्यूटी से आप कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, कि आप पे अटैक हो जाता है, कल को आपकी जान भी जा सकती है, किसी भी तरह की घटना हो सकती है। जान गई भी है, 5 साल में 30 पुलिस वालों की जान जो है इसी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हुए गई है। बिल्कुल, मैंने देखा है, और भी हिंसा हुई है, दंगे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर्स मर गए हैं, उन्हें अपनी जानें गंवा दी, शहीद हो गए हैं बेचारे। बिल्कुल, तो अब ये तो हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि हम कैसे इनको सेव करते हैं। कानून का पालन करवाना चाहिए, मीडिया की जिम्मेदारी बन रही है। हम भी एक नागरिक हैं देश के, तो हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है कि हम इसके लिए आवाज उठाएं। आपसे कहें कि आप भी ऐसी आवाज उठाइए कि सरकार भी इसके लिए एक रूल्स बना दे कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे बिल्कुल भी कोई अटैक न करे। कानून बना हुआ है, उसका पालन किया जाए। बिल्कुल, कानून तो बना हुआ है, लेकिन कानून में जो सजा है, मुझे लगता है कि वो सजा चूंकि पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इनको डर नहीं होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस कानून को सख्त बनाने की जरूरत है। हमारे साथ आसिफ हुसैन भी जुड़े हुए, मैं आसिफ जी से इस पे रिएक्शन चाहूंगा। आसिफ साहब, क्या आपको लग रहा है कि वर्दी पे अटैक करना सरकार को पर अटैक करना है, सरकार के खिलाफ विद्रोह करना है? जी बिल्कुल, वर्दी पर अटैक नहीं होना चाहिए। पुलिसकर्मी अपना काम करने गए थे, जिन लोगों ने भी पुलिस पर अटैक किया वो गलत है, और उन पर अधिवक्ता साहब नकवी जी बैठी है, वो बेहतर तरीके से बता सकती है कि उन पर क्या क्या धाराएं लग सकती हैं और लगनी चाहिए। मगर मुझे आपकी एक बात पर आपत्ति है कि आपने हर किसी को जिहाद से जोड़ दिया। जिहाद किसी पुलिसकर्मी पर हमला करने को जिहाद नहीं कहते। आप क्या कहेंगे जब बुलंदशहर में सुबोध कुमार की हत्या हुई, क्या वो जिहाद था? जो बजरंग दल के व्यक्तियों ने बुलंदशहर के एक एसएचओ को मार दिया, एसएचओ की मौत हो गई उसमें, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बाबा राम रहीम को सन 2017 में मैंने जो कहा कि 90% जो घटनाएं हैं, 90% घटनाओं में जो हमला करने वाले हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं। मैंने इस बात को बताया। 10% जो है दूसरे समुदाय के भी है। मैंने कहा 90%, यानी ज्यादातर है। अगर ये टेंडेंसी नहीं बदली, मैं तो ज्यादातर आपको मैं आंकड़े दे रहा हूं, आप या तो आप मुझे दे दें। देखिए, जब मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा एक बार वो आंकड़ा दिखाएं, हमारे पास वो आंकड़े भी हैं। मेरी भी तो सुन लीजिए। 19 नवंबर 2014 को बाबा रामपाल को पुलिस गिरफ्तार करने गई, 200 से ज्यादा लोग उसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब राम रहीम की गिरफ्तारी हुई, उसमें कई 100 पुलिसकर्मी घायल हुए, हजारों लोगों को लगाया गया बाबा राम रहीम की गिरफ्तार करने के लिए। उसको आप कौन सा जिहाद कहेंगे? आशाराम बापू को जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो एक बहुत बड़ा मॉब पुलिस पर हमला करता है, पुलिस के रास्ते पर रुकावट डालता है। नहीं, रुकावट डाल, उसको गिरफ्तारी से रोकने के लिए गए। अटैक नहीं था वो, अटैक नहीं था, और वो मसला पूरी तरीके से अपराध नहीं था। वो उन दोनों उसमें जो भी था, वो उसको आप अटैक नहीं कह सकते। जिस तरीके का अटैक इधर किया जा रहा है, जिस तरीके का अटैक जो है, हथियार लेकर के आप पत्थरबाजी करते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं, आप तलवार निकाल लेते हैं, आप चाकू मार देते हैं, ये अटैक। और इसको आप आसाराम बापू की गिरफ्तारी या राम रहीम की गिरफ्तारी के विरोध से आप नहीं कह सकते। विरोध हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वही उसका गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था। कभी भी पुलिस की तरफ से जो है पुलिस पे अटैक नहीं किया गया था। पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। आसिफ हुसैन साहब, आप देखिए, पुलिस पर अगर अटैक होता था, पुलिस ने अटैक करने का मामला दर्ज किया। एक भी मामला पुलिस ने अटैक करने का दर्ज नहीं किया। वो मामला अलग है। मैं आपको इन दोनों में, राम रहीम और आसाराम बापू वाले मामले में मैं बता रहा हूं, जो आपने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में, और वो जो आप जो कह रहे हैं आप, वो 10% पे वो भी है। मैंने कहा जी 90% घटनाएं जो है वो आपकी तरफ से हो रहा है। आपने जो घटना का जिक्र किया वो 10% में है। मैं कहां इनकार कर रहा हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा उससे। और अगर कानून सख्त होगा तो उनको भी सजा मिलेगी ना। कानून अगर सख्त होगा तो उनको भी सजा मिलेगी। ऐसे लोग दोनों तरफ है, लेकिन आपके यहां ज्यादा है। मेरी चिंता वो है, अब ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं इस पे मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हर एक डिबेट पे आप लोग इसी को उठा लेते हैं। तो अलग से आपने पिछली बार भी कहा था मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, आपने कुछ नहीं भेजा मुझे। पिछले डिबेट में भी आपने कहा था।
डिफरेंट थिंग एंड क्राइम इज अ ठीक है, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। मुझे वो उसको यही मान के चलते हैं ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जो लोग हैं, जो टूल किट काम कर रहा, वो समझता बोलता है कि भाई तुम अपने में बम लगा के फूट जाओ तो मैं 72 हूर मिलेगी। इसी को तो कहता है वो। जो फिदाइन हमला जो करता है, क्या उसको ये बताया जाता है कि अब तुम जब फूट जाओगे बम बन के तो तुम्हें नहीं मिलेगा? भाई उसको यही तो उसके ब्रेन वॉश को जो उसको जब ब्रेन वॉश किया जाता है, उसी पे तो सवाल है। कौन सी घटना में हिंदुस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, बताइए आप। बहुत सारे, आप जैसे सीरिया में कितने हिंदुस्तान के लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, सीरिया की कितनी घटनाओं में इन्वॉल्व है। केरला से लगातार वहां पर भर्तियां हो रही है। अभी भी एसएफआई के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिंक वहां से आईएसआईएस से मिले हुए हैं। कोई भी चीज छुपी नहीं है। बिहार के फुलवारी शरीफ से जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लिंक थे वहां पर। क्या बात कर रहे हैं आप? एक नहीं, दो नहीं, बहुत दर्जनों घटनाएं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ज्यादा सुनते हैं। क्या रक्षा मंत्री ने क्या किया स्टेटमेंट में हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, बताइए आप। कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या कहा, बताइए। मैं अपडेटेड नहीं हूं, आप बताइए क्या कहा, आप बताइए। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश से प्यार करता है, वो इस देश में पीसफुली रहता है और उसका किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, वैसे मुसलमान हैं काफी, मैं बोलता हूँ 10% मुसलमान हैं। वैसे मैं कहाँ मानता हूँ, हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं मुसलमान। हमारे मुसलमान यहाँ पे आते, बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। राष्ट्रवादी जितने मुसलमान हैं, अभी आपके शहर नकवी जो है, शहर नकवी हमारे साथ बैठी हुई है, उन्हीं में से हैं। शहर नकवी उन्हीं में से है। और आप में और शहर नकवी में क्या फर्क है, वो आप हमारे दर्शक देख रहे होंगे। 20% हिंदू करा दूंगा। आप रणवीर सेना के बारे में क्या कहेंगे? आप पूर्वोत्तर में जो हमले हो रहे हैं, रणवीर सेना कब की खत्म हो चुकी सर। रणवीर सेना एक लोकल जातिवादी समस्या थी, बिहार में थी, बिहार से बाहर नहीं थी, वो खत्म हो चुका। वो 90s का जमाना था। आप यहां पर जबरदस्ती आकर के कंफ्यूज मत कीजिए लोगों को, आप कंफ्यूज मत कीजिए। रणवीर सेना का इससे क्या मतलब है? रणवीर सेना का इससे का इससे क्या मतलब है? बताइए ना, क्या दे आर मुस्लिम्स सर? क्राइम को क्राइम तो मैं कहां कह रहा हूं कि सारे भाई, आप तो मैं कह रहा हूं 90% मुस्लिम्स हैं। मैं कह रहा हूं जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं सारे मुसलमान की होते हैं। मैं सारे मुसलमान को आतंकवादी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान है, तो क्या करूं मैं? सर, इस पर ही बहस होनी चाहिए कि जो पकड़े जाते हैं। कितनी बार बहस हो गई, कितनी बार बहस हो गई। देखिए, मैं सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बात करें। आसिफ हुसैन साहब, हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिए, जो समस्या है वो केवल हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? वो रमजान चौधरी के लिए भी है, आसिफ हुसैन के लिए भी है, और शहर नकवी के लिए भी है, मेरे लिए भी है। अगर पुलिस का खौफ नहीं होगा, अगर पुलिस की व्यवस्था पे विश्वास नहीं होगा, और उससे अगर अराजकता फैलती है, तो उसका असर हम पर, आप पर भी होगा। और ये जो टेंडेंसी बढ़ गई है, ये जो टेंडेंसी बनती जा रही है कि पुलिस आए गिरफ्तार करने के लिए, पूरे मोहल्ले के लोग आकर के जमा हो जाओ और पुलिस को अपना काम नहीं करने दो, ये चिंता वाली बात है। मैं शहर नकवी की बात, ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। एक बार शहर नकवी के पास में आता हूं। नकवी जी, क्या आपको लगता है कि जो कानून बना हुआ है, जो कहने की वो तो सरकारी कामकाज में बाधा डालने का जो कानून है, उसमें कोई खास सजा नहीं है, और इसीलिए ये घटनाएं बार बार हो रही है। मैं कह रहा हूं, क्या जरूरत है कि कानून को सख्त किया जाए? क्योंकि अगर इसमें आप आजीवन कारावास या 10 साल की सजा करते हैं, पेनल्टी करते हैं। अभी देखिए, जो उत्तर प्रदेश में या बहुत जगह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि उन्होंने पुलिस पे अटैक किया। बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो अवैध निर्माण था, तो अवैध निर्माण के कारण वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर इसमें कह दें कि अगर आपने पुलिस पे अटैक किया तो आपको जो बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण के कारण की जा रही है, इसमें भी की जाएगी, या आपको 10 साल की सजा होगी, आपको एक हेवी जुर्माना जो वो किया जाए, तो आपको लगता है कि इस तरीके की घटनाएं कम होंगी? जी बिल्कुल कम होंगी। देखिए, कानून आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सऊदी अरब किया, अगर चोरी करी तो हाथ कलम कर देंगे आपके, इससे बड़ा क्राइम किया तो सर कलम कर देंगे आपका। हम ये नहीं कह रहे कि सऊदी अरब बना दीजिए, लेकिन सजा को अगर सख्त कर देंगे तो क्राइम रेशियो घट जाएगा। और आपने बिल्कुल ये इस चीज को सही कहा है कि 90% मुस्लिम ही क्यों टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होते हैं। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आप अपना जिस तरह से देश के आम नागरिक रहते हैं, उसी तरह से आप भी रहिए। क्राइम रेशियो में ज्यादातर 90% मुस्लिम्स का नेम क्यों सामने आता है? टेररिस्ट एक्टिविटी जितनी भी होती, कोई दंगा हो, कोई भी फसाद हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी गैर कानूनी होती है, उसमें मुस्लिम्स नेम ज्यादा इम्प्लीकेट होते हैं। तो ये एक
बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। इसका सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, सरकार ही निकाल सकती है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक लीगल कमिटी बननी चाहिए, जिसकी ओपिनियन लेनी चाहिए। एक लीगल कमिटी का ड्राफ्ट मांगना चाहिए, उस ड्राफ्ट के तहत कानून को सख्त कर देना चाहिए। और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक, ये तो निहायत गलत चीज है। अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी सेफ नहीं रह जाएगा। हमारे हाई कोर्ट में जो सिक्योरिटी पर्पज से लोग खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी कर रहे हैं, वो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं। कल को उनके पे भी अटैक होने लगेगा। इवन हाई कोर्ट भी सेफ नहीं है, कहीं कोई सेफ नहीं है। ये इस तो निंदा करते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जैसे मुस्लिम यहाँ अटैक हो गया, वहां एग्जाम्पल क्यों बनाते हैं? अगर वहां क्राइम हुआ तो यहाँ पे भी क्राइम करेंगे क्या? अगर कोई आप कह रहे हैं कि हिंदू क्राइम कर रहा है, तो क्या आप भी क्राइम करेंगे? उनसे सीख यही आपने ली हिंदू से, कि आप क्राइम करेंगे। जो अच्छे काम करते हैं उन्हें भी सीख लीजिए जरा। उनके यहाँ जानवरों पे कोई भी हमला करना पाप होता है, आप इनको भी सीख लीजिए। अच्छी चीज है किसी की कॉपी करना, इंसानियत होती है। ये सबसे बड़ा मजहब होता है, यही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर ने बांट के नहीं भेजा है हमें कि आप स्पेसिफिक मुसलमान बना के भेज दिया है, कोई मोहर लगा के आप जाइए, आप स्पेसिफिक हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सनातन धर्म में सबसे बड़ी पोलाइटनेस बहुत ज्यादा है कि आप किसी पे क्रूरता नहीं करेंगे। पशु क्रूरता के अगेंस्ट ये लोग खड़े हो जाते हैं। सारे इंसानों के ऊपर भी कोई क्रूरता हुई तो भी ये लोग खड़े हो जाते हैं। तो कुछ तो सीख लीजिए। बस टेररिस्ट कह दिया तो बवाल हो गया, टेररिस्ट कह दिया तो आपको बुरा लग गया। क्यों टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होते हैं भाई? क्यों रेशियो बढ़ रहा है आपका? हम खुद ही देख रहे हैं, कोर्ट में जितने भी केसेस आ रहे हैं उनका रेशियो मैं डेली देखती हूँ। 100 केसेस अगर सुनवाई हो रही, हियरिंग हो रही, आप एक कोर्ट में क्रिमिनल्स की बैठ जाइए, 100 केसेस में वाकई में ये हकीकत आपका आंकड़ा है कि 90% केसेस मुस्लिम के नेम से पुकारे जाते हैं, कॉल्ड होते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? जरा इस पे एक सवाल ले लीजिए। अगर कानून सख्त नहीं हो तो क्या किया जाए? बिल्कुल, बताइए सर। आसिफ हुसैन जी। पहली बात तो मैं शायद न मैम को बता दूं कि मैंने जो बात कही कि भाई सनातन से ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने किसी भी क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा, आप आपत्ति की थी जिहाद शब्द पर, कि जिहाद वो जिहाद नहीं है किसी क्राइम को मारना। दूसरी बात, मैडम ने एक बात कही कि जी 90% जो आवाज आपका ऑडियो जो है लगता है डिस्टर्ब है, नेटवर्क की कमी है। मैं एक बार विनीत जिंदल जी के पास जाना चाहूंगा। एक आपकी आवाज दिक्कत कर रही है आसिफ साहब, एक बार जरा ऑडियो ठीक करें। मैं विनीत जी के पास जाऊंगा। विनीत जी, क्या आपको लगता है पुलिस पर हमले का जो ट्रेंड बनता जा रहा है, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं पुलिस पर हमले की, क्या लगता है कि कानून को सख्त बनाने की जरूरत है? मुकेश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पाई। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से पुलिस पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और जहां पर भी मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है, उन जगहों पर जब पुलिस जाती है कार्रवाई करने के लिए, किसी अपराध को रोकने के लिए, किसी को गिरफ्तार करने के लिए, आदिल की घटना अभी एक दिन पहले हुई है, तो वहां पर पुलिस पर ही अटैक कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं बढ़ रही है, 2 साल में 700 बार पुलिस कर्मियों पर अटैक हुआ है, 700 दर्ज किए गए, क्या आपको लगता है कि कानून हमारा कमजोर है इसलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है? पुलिस पर अटैक करने की जो घटना है, इसके रोकने के लिए कानून को सख्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल मुकेश जी, जरूरत है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपना कर्तव्य निर्वाह के लिए कहीं जाता है, किसी को पकड़ने के लिए, चाहे वो कोई बदमाश हो, चाहे वो गुंडा हो, लेकिन एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी का होने के कारण अगर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ही इस तरीके के हमले होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तहस नहस होती है। और इस सब चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि आप कड़े कानून बनाएं। ऐसे लोग जो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर हमला करते हैं, उन लोगों को जेल में डाला जाए और जेल में डालने के साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि बहुत लंबा समय ना लगे उनको सजा मिलने में, और कठोर सजा मिले, और ऐसी सजा मिले तो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो। ये बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल आप देखिए कि अगर पुलिस सेफ नहीं है और पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही, तो फिर आप समझिए कि एक आम आदमी जो उन बदमाश लोगों के साथ नहीं रहता या उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, उनके साथ किस तरह की चीजें होंगी। तो ये बिल्कुल और मेरे को याद आता है फिर मुकेश जी, आपके डिबेट में भी कई बार वो बार बार चीजें आती हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए वाला। तो वो पुलिस अगर नहीं हटती तब ये हाल है, और अगर पुलिस हटा ली गई या पुलिस को निष्क्रिय कर दिया गया इस तरीके से हमला करके, तो फिर क्या होगा हमारे देश में, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं, ये घटनाएं कानून से रुकेगी, ये बात है, लेकिन इसके पीछे क्या आप समझते हैं, कौन लोग हैं, फिर आखिर ये ऑपरेट कहाँ से हो रहा है, कौन से ऐसे लोग हैं, आखिर क्यों इस एक खास कम्युनिटी में इस तरह की मानसिकता जो है वो घर कर गई है?
देखिए मुकेश जी, इसको पूरे अच्छे से समझना पड़ेगा। ये हर करी नहीं गई, ये कराई गई है। बिल्कुल। हर शुक्रवार के दिन जिस प्रकार की नमाज के बाद जिस प्रकार के प्रवचन वहां दिए जाते हैं, जिस प्रकार से इस देश के विरोध में किया जाता है कि इस देश के अंदर लगातार एक प्रयास किया जा रहा है इस देश के लोगों को एक देश के अगेंस्ट भड़काया जाए, और वो भड़काया जा रहा है। आप अगर लगातार देखें कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज के बाद आदमी वहां से पत्थर लेके निकलते हैं, जितनी घटनाएं आज देश में घट रही हैं, आप लगातार चाहे यूपी की घटनाएं घटती हों, चाहे कश्मीर में घटनाएं घटती हों, बहुत सारी की सारी प्रोवोकेटिव होती हैं जुम्मे की नमाज के बाद। दिल्ली की जितनी भी आप याद होगा आपको सीए के टाइम पर जितनी घटनाएं घटी, तो तमाम तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है साहब, ऑर्गेनाइज क्राइम। और ये नहीं कि पुलिस को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है, सरकार को सब पता है जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं, किस प्रकार से। और सीए के टाइम पे तो आज सोचे आज दोबारा सीए लागू हुआ है और ये घटनाएं दोबारा घटने वाली है दिल्ली के अंदर क्या पूरे देश के अंदर, जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज। बिल्कुल, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिल्कुल, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके लिए आप देखिए दिल्ली पुलिस कितने अलर्ट पर है। दिल्ली में हम देख रहे हैं किस अलर्ट पे, लेकिन कल भी आप देखें घटनाएं जो घटी इंदर लोक के अंदर, जिस प्रकार से पुलिस को थाने पर घुस के आक्रमण किया गया है, वो भी आपके सामने है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम जिस प्रकार से किया जा रहा है इस देश को अशांत करने के लिए, ये भयावह है साहब, ये भयावह है वास्तविक तौर पर। और इसके प्रति आज सरकारों को कानून लाने की जरूरत है और सरकारों को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। अब रियायत बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है, आपके सामने डाटा दिखाई रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार ये घटनाएं घट रही हैं, बहुत भयावह स्थिति है। आपको एक घटना याद होगी जिसके अंदर सीए आंदोलन के अंदर कैसे वहां पर कहा गया था, वीडियो थे जल्द। बिल्कुल, आपका भी ऑडियो मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आसिफ, अगर आपको आवाज आ रही है आसिफ खान जी, तो आप अपनी बात पूरी करें अगर नेटवर्क में आप हैं तो। आपकी आवाज आ रही है क्या? आप मुझे हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज जी, बोलिए। जी आसिफ बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में आपको रोक दिया था क्योंकि नेटवर्क आपका नहीं आ रहा था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज मतलब आप चैलेंज, हाँ ठीक, क्लियर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे पास आरटीआई है, आप ये बताइए कि हीनियस क्राइम्स में कितने मुस्लिम इन्वॉल्व हैं, गैंग रेप्स में कितने मुस्लिम इन्वॉल्व हैं, मर्डर्स में कितने। देखिए जो मुस्लिम्स पर जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग अगर आरटीआई है, आपस में झगड़ते हैं, नाली का झगड़ा हो गया, जायदाद का झगड़ा हो गया, शादी ब्याह का झगड़ा हो गया, उन क्रिमिनल केसेस में ज्यादातर मुस्लिम्स ऊपर केस है। हीनियस क्राइम्स में मुस्लिम्स का जो दर है वो 1% भी नहीं है। ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं। मेरे पास आरटीआई है उत्तराखंड सरकार की। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए मुझे, जो हीनियस क्राइम की परिभाषा आपकी नजर में हीनियस क्राइम की परिभाषा क्या है? सर हीनियस क्राइम की परिभाषा तो आईपीसी बताती है ना। वही बताइए, दर्शकों को बताइए ना, सबको नहीं पता है, सबको नहीं पता है हीनियस क्राइम। आप बता दीजिए ना, आपने आरटीआई लगाया ना सर। मर्डर, हाँ मैं बता रहा हूँ सर, मर्डर होना और आपस में झगड़ा होना बहुत फर्क होता है। ठीक है, किसी की इज्जत लूट लेना, किसी का गैंग रेप कर देना और क्या कहते हैं आपस में झगड़ा कर लेना नाली के ऊपर, इसमें फर्क होता है। ठीक है ना। हीनियस क्राइम का डाटा बताएं मुझे शायद नकवी जी। देखिए आप जो टारगेट कर रहे हैं एज मुस्लिमों को एक जो आप ये बताइए, जो पुलिस पे अटैक करना अगर हीनियस क्राइम नहीं है, आसिफ साहब, पुलिस पे अटैक करना अगर हीनियस क्राइम के दायरे में नहीं आता है, पुलिस पे अटैक करना अगर हीनियस क्राइम पे के दायरे में नहीं आता है, तो क्या आप जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, छोटी मोटी घटना है। मान रहा हूं, मैं तो सर मान रहा हूं गलत हुआ, मगर आप ये भी तो बताएं कि सुबोध कुमार को तो मार दिया गया। हाँ तो भाई मैं उसे जस्टिफाई कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 10% वैसे लोग हैं, 10% वैसे अपराधी किस्म के लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, 10% जो नॉन मुस्लिम भी जो है ऐसे अपराधी हैं। मैं कहाँ मान नहीं रहा आपकी बात। जेल में जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में तो जाना जेल में है वो जेल में है सुबोध, कौन कह रहा है कि बाहर घूम रहा है वो? जो भी एप्रोप्रिएट धारा लगती है लगनी चाहिए, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आपके शब्द से मुझे दिक्कत है जो आपने उनको जिहाद से जोड़ दिया, वो जिहाद नहीं कर रहे हैं, दे आर क्रिमिनल्स। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि उनके दिमाग में ये सारी चीजें करवाई जा रही है और उसको जिहाद बोल करके करवाई जा रही है कि ऐसा करो तो ये जिहाद है। जिहाद को खराब शब्द नहीं है, लेकिन जिहाद बोल करके माइंड वॉश किया गया है कि इसी से जिहाद आएगा। आप जाकर के हत्या कर दो, आप बम लगा के उड़ जाओ, इसी से जिहाद आएगा। और उसी के बारे में बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जिहाद सब जो आप कह रहे हैं वो अर्थ सबको पता है, लेकिन उसको जो लोग ये ऐसे कर रहे हैं उसको कोई ना कोई पीछे से ऑपरेट कर रहा है, और ऑपरेट करने वाले इसे जिहाद बता रहे हैं कि ये करोगे तो जिहाद आएगा। कर रहा है
सर बिल्कुल ऑपरेट हो रहा है। जो मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, जब हाँ ठीक है, आपको मुसलमानों की मॉब लिंचिंग दिख रही है, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग आपको नहीं दिख रही है। इतने सारे विजुअल दिखाए, रघुवीर नगर के दिखाए, आपको जूनागढ़ के दिखाए, दमोह के दिखाए, हल्द्वानी के दिखाए, मुंबई के दिखाए, पटना के दिखाए, आपको वहां पुलिस वालों की लिंचिंग नहीं दिख रही। अभी इंद्रलोक की ये घटना है, अगर ये पुलिस वाला उनके हाथ में पड़ जाता तो वहां लिंचिंग नहीं होती तो क्या होती। चलिए ठीक है आसिफ साहब, मैं समझ गया। आप जैसे लोग जब वकालत करने के लिए बैठ जाते हैं ना ऐसे अपराधियों की, तभी ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है और फिर से वो इस तरीके से पुलिस पर अटैक करने से भी चूकते नहीं है। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आसिफ जी आपका, शहर नकवी जी आपका, रमजान चौधरी जी आपका, आचार्य विक्रमादित्य जी आपका और विनीत जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमसे साझा किया। लेकिन जो पुलिस पर अटैक करने का सिलसिला केवल शुरू ही नहीं हुआ बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है, ये चिंता वाली बात है और ये रुकेगा तब जब कोई सख्त कानून होगा। और क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि हीनियस क्राइम में नहीं आता, हीनियस क्राइम के भीतर में नहीं आएगा तो क्या आप पुलिस पर अटैक करेंगे? पुलिस पर अटैक करना, वर्दी पे अटैक करना, केवल पुलिस इंडिविजुअल पे अटैक नहीं बल्कि सरकार पे अटैक करना है। क्योंकि जो एक वर्दी में व्यक्ति होता है, वर्दी में जब एक सिपाही होता है तो वो देश को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उस पर यदि हमला होता है वर्दी में किसी पे तो वो देश पर हमला माना जाए और इसे देशद्रोह के भीतर में ला करके उस पर कार्रवाई हो, तभी इस तरीके के मामले जो है वो रुकेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।